बहुत सारे एक्टरों के काम पे लात मारने वाले हो तुम। AI में तुम कूद गए। ये दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम जो AI की इन्फ्लक्स देखने वाले हैं हमारी जिंदगियों में, हम हैरान हो जाएंगे। आज ये कंडीशन है कि एक बंदा बैठ के 15 साल का बच्चा कैन रिक्रिएट दैट मार्वल सिचुएशन। दिन शोगल में ना शमून को एक पिक्चर भेजी, मैंने कहा यार कोई मेरा ना इस तरह का बना दे। तो वो पिक्चर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे दूं। फैसल ने फुल बॉडी बनी हुई, लंबे बाल। मैंने कहा इतना पप्पू फैसल कुरैशी। नौजवान नस्ल हमारी पॉलिटिक्स की तरफ अपना जिंदगी बहुत ज्यादा खर्च कर रही है ना। जब आप ये कहोगे ना यार फलाना नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, दिल दुखता है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है मेरे को। तो जब आप एक फिल्म कर रहे होते हो उसमें मेरी कोई ना कोई तो इनपुट होगी ना यार या कि अपने डायरेक्शन झाड़ते हैं। पिछले 8 साल में मेरा कैरियर तबाह कर दिया नाहिल डायरेक्टर ने। पाकिस्तान में कैनिबलिज्म पे फिल्म नहीं कोई देखे। कैनिबलिज्म पे नहीं। मैं तो फर्नीचर बेच चुका था, 20,000 रुपए की चीजें बेची मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए। इन्होंने मुझे कहा हम आपकी फिल्म बैन करवा देंगे। जी हाँ, और आज के जो मेरे गेस्ट हैं भाई, उनके बारे में मैं ये बताऊं कि एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको लेके चल रहे हैं, या मैं ये कहूं कि शोबिज़ को चारों तरफ से इन लोगों ने घेर रखा है। तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो ये दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, एक बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहत हैं। इनके वालिद साहब, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती रही, उनके साथ मैंने काम भी किया, और क्या बताऊं उनके बारे में कि एक बड़ी कमाल की पर्सनालिटी थे ज़ुबैर अब्बासी साहब। फिर बारी आ जाती है इनकी फुप्पो की। पाकिस्तान में अगर 4,000 ड्रामे बने हैं तो मैं समझता हूँ कि 2,500 सीमा आपा ने लिखे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम था, आई रिमेंबर, कि सिर्फ सीमा आपा के ड्रामे चल रहे होते थे। फिर इनके एक बड़े ज़बरदस्त कज़न है जिन्होंने मेरा बशर मोमिन बनाया, उसामा। फिर और मैं कितने लोगों का नाम लूँ यार, और कितने कज़न है भाई। मेरे आज के जो गेस्ट हैं ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कमाल की इंस्पिरेशनल बातें भी करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शमून अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शमून भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा चारों तरफ से घेर रखा है। अभी तो बहुत कम नाम लिए। रामेश है, समीना एजाज हैं। अबे हाँ भाई, समीना एजाज, एक और राइटर भी मैंने को 4-5 प्ले किए हैं। रामेश रिजवी। रामेश, बिल्कुल। यस। और भी कितने लोग हैं। नसरीन निज़ामी थी, वो भी राइटर थी। शाहिद निज़ामी है। शाहिद निज़ामी भी हैं। हाँ, शाहिद निज़ामी है ना। अच्छा। वो भी ज़ाद भाई हैं, तो वो भी राइटर हैं। बंदिश जो भी गया है, बंदिश, बिल्कुल। तो वो उनके वालिद साहब खालिद निज़ामी साहब। यस, बिल्कुल। अब जो नई पोत आ रही है, मोइज़ अब्बास, छोटा हमारा भांजा मेरा। हाँ बिल्कुल। उसने माशाल्लाह अवार्ड्स लिए हुए सिने, अपना जी सिने से। तो मतलब सही कहा आपने, घेरा हुआ है बिल्कुल, चारों तरफ से घेर रखा है, कोई कहीं जाने की कोशिश ना करे। लेकिन शमून, इससे पहले कि मैं, ऑब्वियसली हम नॉर्मली जब बात शुरू करते हैं तो हम थोड़ी सी ना प्रीवियस बातें ज़्यादा करते हैं, पर मैं आज शुरू करूँगा आज से। रिसेंटली वी आर वॉचिंग योर न्यू ट्रेलर्स, न्यू प्रोमोज, जो बहुत सारे एक्टरों के काम पे लात मारने वाले हो तुम। एक्टर्स के, स्पेशली कैमरामैन के, और बहुत सारे लोगों के। AI में तुम कूद गए। तुमने कहा कि भाई ऐसी की तैसी, ये साले एक्टर जो है डेटे नहीं दे रहे, इस लड़की को ले लो, उस लड़की को ले लो, इसकी डेटे नहीं है, उसकी डेटे नहीं है, मैं अपने कैरेक्टर्स बनाता हूँ। और क्या ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। थैंक यू। आई मीन, मैं अभी बल्कि शो शुरू होने से पूछ रहा था पहले, मैंने कहा भाई कब आ रही हैं ये सीरीज़। तो ये कैसे ख्याल आता है तुम्हें? तुम हमेशा एक नए ट्रेंड के साथ आते हो। पूरी दुनिया जो है सास बहू के ड्रामे बना रही है, तुमने हॉरर ड्रामे बनाने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया जो है रोमांटिक ड्रामे बना रही है, तुम एक्शन में कूद गए। तो ये कैसे आता है? ये क्यों आता है? ये क्या चक्कर क्या है यार फैसल? मुझे ये पता ही नहीं होता कि ट्रेंड्स क्या चल रहे होते हैं। मैं ये देख रहा होता हूँ कि मेरा दिल क्या चाह रहा होता है। वाह। अच्छा, एक बात तो तय है कि देखो, जो ड्रामा है ना डोमेस्टिक, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप अपना एक्शन मिस्ट्री बनाएंगे तो लोग वो देखना बंद कर देंगे। तो वो तो चैलेंज ही नहीं है, वो तो नो आर्ग्यूमेंट। आपको डोमेस्टिक ड्रामे पूरी दुनिया में बनाने ही बनाने। फैमिली ड्रामा बहुत करीब होता है लोगों,
तो उससे तो कोई, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि फैमिली ड्रामा या डोमेस्टिक ड्रामा टेक ओवर कर जाए 100% स्पेस को ना। उसमें होती हैं और भी चीज़ें, उसमें मिस्ट्री होती है, उसमें थ्रिलर्स होते हैं। और एक ज़माना आपने देखा होगा कि हम 90s में बहुत थ्रिलर मूवीज़, पल्स ग्लोबल, ये वो बहुत देखा करते थे। तो हमारी फैमिली भी बैठ के देखती थी। अब हुआ क्या कि वो धीरे धीरे वो ट्रेंड ख़त्म होना शुरू हुए और अब हम नेटफ्लिक्स की तरफ आ गए। तो अब आप देखो तो नेटफ्लिक्स पे भी हमारी फैमिली, ऐसा थोड़ी कि सब मर्द बैठ के देख रहे हैं, हमारी ख़वातीन भी देख रही हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो नीश मौजूद है। बिल्कुल। उस नीश को टैप करना हमेशा मेरा काम होता है। तो मुझे ये पता है कि देखो 100% ऑडियंस मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी 20-25% मुझे मिलती है वो बड़ी जेन्युइन होती है, जो मेरी चीज़ को पसंद कर रही होती है। तो मैं यार उनके लिए काम करता हूँ। तुमने पहले यूट्यूब पे एक ख़ास प्रोग्राम शुरू किया थोड़ा सा, जिसमें यू वर टीचिंग टू यंगस्टर्स स्पेशली, और उसके बाद फिर तुमने कहा कि अब मैं ज़रा एक स्टेप और आगे जाता हूँ। सो स्पेशली यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर यंगस्टर्स, ताकि यू नो लाइक एक सिर्फ आप वो जो फजूल की मीम्स बनाते हैं एआई के थ्रू, या फजूल की हरकतें करते हैं, वो ना करें, पैसे भी कमाएं। मीम से भी लोग पैसे कमाते हैं, वैसे कमाते हैं बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अब देखो अभी हम जिस स्टेज पे खड़े हैं ना फैसल, ये दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं आपको बता दूं, अभी हम 1000 या 10,000 टाइम्स आगे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम जो एआई की इन्फ्लक्स देखने वाले हैं हमारी ज़िंदगियों में, हम हैरान हो जाएंगे। दुनिया में एक्टर्स अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं फॉर एआई। यस, ताकि मिसयूज ना हो सके। एब्सोल्युटली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर, और जो लोग इसको देख ही नहीं रहे ना, यानी इस किताब को खोल ही नहीं रहे, वो 2 साल के बाद रिग्रेट ज़रूर करेंगे कि यार मुझे चाहिए था कि मैं जिस वक्त ये शुरू हुआ था मैं इसकी तरफ थोड़ा सा माइल होता और मैं सीखता। अच्छा अब देखो ऐसे वेबसाइट्स आ गए जहाँ पे कंप्लीट सॉन्ग्स, आपने लिरिक्स दिए, उसने आपको 4 म्यूज़िक्स दे दिए और आपको सिंगर दे दिया अपने मतलब का। आपने उसको कहा जी मुझे बॉलीवुड टाइप के गाने चाहिए, मुझे हॉलीवुड टाइप का गाना चाहिए, उसने आपको 5 मिनट में गाना निकाल कर दे दिया जो कि मोनेटाइजेबल और पूरी दुनिया में उसकी लाइसेंस आपके पास होती है और उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। इमेजिन इस वक्त म्यूजिशियंस कहाँ जाने वाले हैं इस वक्त। हाँ आप कहते हो यार नहीं मुझे पर्टिकुलर फलाना गाना चाहिए, उनके भी साइट्स मौजूद हैं। अब सुनो जैसी चीज़ें, यूडियो जैसी चीज़ों पे जाएं, सिर्फ अपना, इवन आप चैट जीपीटी से कहेंगे ना यार मुझे ऐसे गाने की लिरिक्स दे दो, वो आपको ठग कर गाने की पूरी फिल्म की आप स्क्रिप्ट उतार लें आप। तो आप पूरा अपना क्या कहते हैं वो जो स्क्रीन प्ले होता है वो उतार लें। एग्जैक्टली आप पूरा स्क्रिप्ट डालें, वो आपको स्क्रीन प्ले बना के दे देगा, शॉट बाय शॉट, डायलॉग बाय डायलॉग भाईजान। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए, और आपको पता है इस वक्त चैट जीपीटी को भी आगे चैलेंज करने वाले अभी आगे वेबसाइट जाने वाली है जो उससे भी 10 गुना ज़्यादा ऊपर है। तो हम, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में रह के इस वक्त इंट्रोड्यूस करना शुरू करें ना इन चीज़ों को, मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मैं चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ जाता हूँ। पीछे आने वाली जो कौम होती है ना वो उसको पिक कर लेती है कि यार ये हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, पाकिस्तान में अभी तक एआई का रिवाज नहीं क्रिएट हुआ। अभी तक मैं मीम्स देख रहा हूँ, कॉमेडी हो रही है, इसको उससे चिपका दिया, उसको उससे कर दिया, उल्टी सीधी गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं हम, जो कि यार मतलब गलत है। अभी मैंने फ़ाद मुस्तफ़ा और हानिया की एक देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार हम इसलिए इस्तेमाल कर, भाई और हनीम की भी थी। यस तो बिल्कुल ये गलत चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिव जो यूजेज है ना वो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त आना। तो मैंने क्या किया कि अल्लाह ना करे किसी का काम मैं खाऊं या कुछ करूं, लेकिन मुझे लगा कि यार इट्स अबाउट टाइम। जैसे हम कार्टून्स देखते थे, मिकी माउस हमने बचपन से देखा, टॉम एंड जेरी देखा, पोपाय द सेलर देखा, डोनाल्ड डक देखा, वो जहन में कैसे रह गए। वो कंसिस्टेंसी चूंकि बार बार हमें डिज्नी ने दिखाया, तो हमें आज भी जो है वो डोनाल्ड डक याद है आज भी हमें। इसी तरह जब आप इन एआई कैरेक्टर्स को बार बार इंट्रोड्यूस करते चले जाओगे, एक वक्त आएगा लोग इनको पहचानने लगेंगे। नारुतो को लोग पहचानते हैं कि यार फलाना जापानीज कैरेक्टर है, कार्टून है, एनिमे है, बट नारुतो एक चीज़ है। इसी तरह मेरा ये प्लान है आइंदा आने वाले 4 साल में, 3 साल में मैं एक सीरीज़ ऑफ एक्टर्स क्रिएट कर दूँ, एक बंच ऑफ एक्टर्स हो, भले वो 12 हों 14 हों, बट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम। अरे यार अली इमरान आ गया स्क्रीन पे, हाँ वो फैसल कुरैशी वाली एक्टिंग नहीं कर सकता सही बात है, समझ रहे हो ना, बचा लिया मैं फैसल कुरैशी को बीट नहीं कर सकता, बट जो समझेगा इस चीज़ को कि यार ये एआई एक्टर बड़ा मज़े का कर रहा है, 60% देयर, ठीक है ना। तो
लोग अटैच हो जाएंगे उससे, तो तुम टेंशन नहीं लो। बल्कि मैंने तो एक दिन शोगल में ना शमून को एक पिक्चर भेजी, मैंने कहा यार कोई मेरा ना इस तरह का बना दे, मैं तो इतनी मेहनत कर मैं आपको वो पिक्चर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे दूं। फैसल ने फुल बॉडी बनी हुई, लंबे बाल। मैंने कहा इतना पप्पू फैसल कुरैशी। मैंने कहा अब तो हो नहीं सकता तो इधर कर दे यार, इतना पप्पू। मैंने कहा कर दे यार। तो वो ऑब्वियसली यार हमें थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स खुल रही हैं, इवन फॉर पाकिस्तान देयर आर पीपल जो इंटरनेशनली जा रहे हैं। आज से तो नहीं, हमेशा से हमारे एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। एक्टर्स भी अब तो बहुत सारे हमारे हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका। और अब देखो, अगर इसमें कोई सदाकत ना होती ना AI में, तो रनवे ML एक कंपनी है, सबसे बड़ी जो कंपनी इस वक्त खिलाती है AI जनरेशन्स की, उसने लाइन गेट के साथ जो है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यानी आप सोचें, अगर लाइन्स गेट इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, उसको क्या लेना था कि अब यार AI की, उसने उनके कुछ खास राइट्स ले लिए हैं, क्या ये आप मार्केट नहीं करेंगे प्रो कंज्यूमर्स के लिए, ये आप लाइन्स गेट को देंगे। तो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब है बॉस के आगे फ्यूचर में AI की जो इनकॉर्पोरेशन है और इनपुट है वो बहुत हैवी आने वाली है। हाँ, हॉलीवुड तो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा है थोड़ा बहुत, स्पेशली इन एक्शन सीन्स। मैं अगर देखता हूँ इवन मैट्रिक्स में देयर आर सर्टन सीन्स जो हमें थोड़े लगता है, पता लगता है कि अच्छा ये कुछ ऐसा हुआ है। सही बात। वो तो कब से वो लोग दे आर इनटू दिस। और ये मार्वल की बहुत सारी सीरीज़ हैं या जो DC की हैं फिल्म्स या सीरीज़ जो भी हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा यूज़। लेकिन फैसल वो जो मेथड था ना, वो था CG मेथड। वहाँ पे 12 से 14 बंदा बैठ के, 20 बंदा बैठ के एक सीन बनाता था। आज ये कंडीशन है कि एक बंदा बैठ के 15 साल का बच्चा कैन रिक्रिएट दैट मार्वल सिचुएशन। देखो पिक्सार को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। पिक्सार के लेवल की लोग, हर कोई दूसरा ना कार्टून्स बना रहा है, जो हम वॉल्ट देखते थे ना, डिज्नी के पिक्सार। बिल्कुल, एवरीबडी इज मेकिंग इट। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सैम्पल सेगमेंटेशन आपको दे दी है। नाउ यू हैव अ स्टोरी, यू क्रिएट अ कैरेक्टर। बात क्या है, मार्केटिंग तुम उतनी कर सकते हो जितनी डिज्नी कर सकता है, तो ठीक है करो, तुम्हारा चीज़। तो वो बच्चे जो ऑब्वियसली ब्रेन में ये चीज़ लेके घूम रहे होते हैं कि यार हमें कुछ ऐसी कहानी बनानी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वो बच्चे कैन जंप इनटू दिस एंड दे कैन शो देयर टैलेंट टू द वर्ल्ड कि दिस इज़ वी आर एंड वी कैन, हम ये कर सकते हैं। यस, सो दिस इज़ रियली गुड। आई मीन दिस इज़ रियली एब्सोल्युटली। बल्कि अभी मैं आई वाज एक्टिंग विद हिरा तरीन, तो शी वाज टेलिंग मी कि जब हम एक प्ले कर रहे थे तो कहती मुझे कुछ लुक्स के ऊपर काम करना था, तो कहती मैंने अपनी कुछ 10-12 लुक्स निकाली और सारा कुछ लिख के कि इस तरह का कैरेक्टर है ये वो, तो ठक 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 करके वो लुक्स आ गए। आई मीन इवन एक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। yes. तो ये तो बड़ी एक मेरे ख्याल से इस वक्त नेक्स्ट लेवल चीज़ चीज़। तुम्हारी सीरीज़ कब ऑन एयर हो रही हैं ये बताओ भाई, मुझे तो एक का बहुत इंतज़ार है, तो बाकियों का बताओ। हमारी ना इस वक्त जो पाइपलाइन में है वो 3 सीरीज़ हैं। एक है 9 आवर्स, जो कि हमने पोस्ट एपोकलिप्टिक सिचुएशन पे एक बनाई है जिसमें ज़ॉम्बीज़ हैं। हाँ, अच्छा, उसका आई लव ज़ॉम्बीज़, है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है ज़ॉम्बीज़। मैंने भी देखा कि यार लोग इतने कोरियन शोज़ देख रहे हैं, और वॉकिंग डेड लोगों ने देखा, ऑल ऑफ अस आर डेड देखी, ट्रेन ऑफ बुसान। मुझे भी ज़ॉम्बीज़ के बड़े अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा यार एक ना ज़रा मेहनत करके एक सीरीज़ पाकिस्तान में भी बनाई जाए। और उसमें हमने किया क्या फैसल, कि उसको हम लोग कह रहे थे यार ये टोटल गोरा माल है, ये क्यों। हमने उसमें कैरेक्टर, जो मेन लड़की है वो नादिया रहमान, शी इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल, ठीक है, उनके फादर डॉक्टर रहमान इज़ अ पाकिस्तानी। तो हमने क्या किया कि इंटर रिलेटेड कर दिया, हॉलीवुड प्लस पाकिस्तान, एक चीज़। अच्छा, चूंकि उसमें सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें जो काम है वो तकरीबन हमें 6 से 8 महीने तो लगने हैं टू रिलीज़ द फर्स्ट एपिसोड ओनली। तो उसको हमने डाला है 2025 में समवेयर। दूसरी सीरीज़ हमारी है जिसका शायद आपने वो देखा हो, उसका नाम है ओ फादर। हाँ बिल्कुल, ओ फादर छोटी स्टोरीज़ हैं 5-5 मिनट की, हल्की हॉरर भी है, कहीं मिस्ट्री भी है, और वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू दिस वर्ल्ड, इस दरवाजे को खोलने का एक तरीका बनाया। अच्छा, कि यार पहले तो ज़रा ये वाले चखे ना, छोटे वाले, तो उसकी माशाल्लाह एपेटाइज़र के तौर पे।
तो एपेटाइजर के तौर पे वो फादर की दोनों एपिसोड्स हमारी रेडी हैं। अच्छा। यानी दो से मुरादी के एक एपिसोड है जो कि 9-10 मिनट की, और दूसरा पार्ट बस अब शुरू होने वाला है। तो ओ फादर एज वी स्पीक इस वक्त मेरे ख्याल में पीछे एडिट हो रही है, 2-3 डेज में इट विल बी आउट। ग्रेट यार, पहली एपिसोड वो जबरदस्त और जबरदस्त। फिर तीसरी है डार्क फाइल्स विद अली इमरान। हाँ, डार्क फाइल्स विद अली इमरान, वो सरप्राइज है थोड़ा। वो एक मैंने तजर्बा करने का सोचा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि इन्वेस्टिगेटिव सीरीज होती हैं कि बंदा बैठा है सामने कोई पूछ रहा है, उसमें अमूमन हम रियल एक्टर्स लेके बैठते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक्टर्स से बात की है कि यार आपकी अदाकारी होगी और मॉर्फिंग किसी और कैरेक्टर की होगी। तो फैसल कुरैशी की जो एक्टिंग है वो किसी और कैरेक्टर पे जब फिक्स होगी, या शमून अब्बासी की एक्टिंग जब किसी और पे, तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। यू डोंट नो द कैरेक्टर बट यू नो द एक्टर बिहाइंड इट। वो जो एक कॉम्बो है ना, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। उफ, तो शमून भाई हमेशा यही करते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन चलें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें भी करते हैं। आप लोग कहेंगे ये लोग तो एआई पे ही लग गए और एआई की बातें किए जा रहे हैं। शमून, हमारी सोसाइटी में कौन सी तुम्हें ऐसी चीज़ बेतुकी लगती है जो तुम सोचो भी तो तुमको नबे नहीं आ रही है, तो है ही बेतुकी चीज़? कौन सी ऐसी चीज़ है सोसाइटी में जो तो लगता है बहुत बेतुकी? हाँ, एट द मोमेंट मुझे लगता है ये जो नौजवान नस्ल हमारी पॉलिटिक्स की तरफ अपना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है ना, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि देखो, नौजवान नस्ल को ना इस वक्त इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है उनको अपनी ज़िंदगी को, लेकिन लोग अगर चाहते हैं कि भाई एक चेंज आए और सारा कुछ हो, हाँ, तो वो नौजवान ही करेंगे, वो और कौन करेगा? सही कह रहे हो। लेकिन हो ये रहा है कि जितनी भी अभी तक की हमने जो कोशिशें देखी हैं, उन कोशिशों में वो बेचारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लड़े जा रहे हैं। वो लड़ रहे हैं और उससे ये हो रहा है कि वो बदतमीज़ी की अंसर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है। एक दूसरे को बुरा भला कहने का अंसर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो तमीज़ का जो दायरा है वो भी हम छोड़ते जा रहे हैं। वो ख़त्म हो गया, ख़त्म भाई, वो तो फलांगे अरसा गुजरा। यस। तो वो जो तहजीब है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी नस्ल की, जनरेशन की, वो तहजीब हमने खो दी है। और वो हमने सिर्फ एक नज़रिए पे खो दिया कि सियासत में ये होना चाहिए। हाँ। मेरे और आपकी एज में हम खेल रहे थे, हम कूद रहे थे, हम फिज़िकली बहुत एक्टिव थे, हम बाहर निकलते थे धूप में खेलना कूदना, एडवेंचर्स करना। आजकल का बच्चा जो है बेचारा, वो इंटरनेट पे बैठ के या तो ट्रोलिंग कर रहा है और या फिर वो मैं सियासी। कसम खा के कह रहा हूँ शमून, मैं सोचता हूँ कभी कभी व्हेन आई वाज लाइक 18, 19, 17, मुझे तो याद भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में हमने कभी कोई एज सच हमारे घर में डिस्कस होता था या हमारे फ्रेंड्स में कोई डिस्कस होता था। मैं तो सिर्फ सोच भी रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा। आजकल तो लोग बहुत बिजी कर दिए हैं, बहुत बिजी कर दिया तो और कर दिए हैं, कर दिए गए। हाँ। यस। तो मुझे बस ये एक अफसोस है कि हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है वो इतनी कमाल जनरेशन निकल कर आ सकती है, क्योंकि अब जो कमियां हमारे जनरेशन में थी, जेन एक्स में, वो जेन जी में अब अगर आप देखो तो वो नहीं है। अब वो उनकी आंखें खुली ही इस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आसानियों के साथ हैं। हमने तो ब्लैक एंड वाइट, मतलब टीवी ना होने से लेकर आज हम मतलब स्मार्ट वॉचेस तक पहुंच गए ना, तो हमने तो इतना बड़ा गैप देख लिया। इन लोगों ने तो कुछ देखा भी नहीं है, देखा जाए तो। ये तो आँख खुली, टैब्स भी थे, मोबाइल्स भी थे, वाईफाई भी थी, सब कुछ। सो आई थिंक जब इतनी एक्सेसिबिलिटी आपको आँख खुलते ही मिल जाए तो यू शुड बी नो देयर। ये बेचारे ना हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे इनको इंगेज कर दिया गया गलत जगह पे। आई अंडरस्टैंड, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुझे देख के इस वक्त चिढ़ भी जाएँ इस बात को, यार शमून भाई क्या बात करें, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगियों पे फोकस करें, अपने मुल्क पे फोकस। इस तरह जब आप ये कहोगे ना यार फलाना नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, दिल दुखता है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है मेरे भाई, बिल्कुल। आप समझ रहे हो ना। तो हमने क्राइटेरियाज बड़े अजीब बना दिए हैं, हमने इतना जो है ना, इतनी हमने डिफ्रेंशिएट करवा दिया है एक ही कौम में, एक ही घर में। उस चीज़ से बस मुझे अफसोस है। असल में पता है, वो एक डिवाइड एंड रूल वाला चक्कर जो है बहुत पुराना है, ऐसे ही है। और उसमें मैं माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पहले लसानियत पे बहुत लड़ाइयाँ हुई कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये बलोच है, ये सिंधी है। अब वो थोड़ा थोड़ा सही होना शुरू हुआ तो फिर मसलकों पे शुरू हो गए। जी हाँ। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मसलक पे सही हो रहे हैं तो उनको समझ आना शुरू हुआ कि अब क्या करें भाई, तो सियासत पे तो लड़वाओ है। तो कहीं ना कहीं हम सारे आपस में लड़ते रहते हैं, रिश्तेदार आपस में बात करना बंद कर दिए, दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं यार।
ऐसी ऐसी बात पे लड़ पड़ते हैं कि खबरदार तुमने ऐसी को अरे भाई हाँ। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ चीज़ों को लेके। सही बात। तो मतलब मैं कुछ दोस्तों से पूछता भी हूँ कि आप अगर किसी ऐसे घर में पैदा होते जहाँ आपने ना अजान सुनी होती ना कलमा सुना होता, ठीक है ना, आप किसी और घर में होते, आप क्रिश्चियन होते या आप हिंदू होते, तो आप क्या कन्वर्ट हो जाते? ना। तो एक जहन बनता है ना, शुरू से बचपने से आप एक चीज़ सुन रहे हैं, तो लोग कैसे इतनी आसानी से अपने आप को जो है वो तब्दील कर लेंगे? टाइम लगता है हर चीज़ में, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मना रहे हों। प्यार से मोहब्बत से भी आप अंडरस्टैंडिंग्स के साथ चीज़ें करते हैं। सही बात। तो आगे इसी में होता है। अच्छा, शमून के बारे में एक बात बहुत मशहूर रही हमारी इंडस्ट्री में कि शमून को बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। मैं एक आपको मज़े की बात बताऊं, मैंगो जेट की शूट पे एक दिन शमून की एक तस्वीर शेयर होती है एक ग्रुप पे, और मैं हंसे जा रहा हूँ, और मैंने फ़ोन करके इसको जाके कहा, मैंने कहा भाई तेरा गुस्सा कहाँ गया है? तो ये चेंजेस कब आनी शुरू, एक अजीब से कपड़े पहन के एक आदमी रेडी होके बैठा हुआ है कि यार ये देख लें ये तो कैरेक्टर नहीं है मेरा, और शराफत के साथ कपड़े पहन के रेडी होके बैठा हुआ, एक अजीब टाइट सिल्की किस्म की पैंट, छोटी सी सिल्की, और फुल उसका जैकेट भी वैसा। तो क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये चेंजेस आई हैं या ये लोगों ने बदनाम किया हुआ था तुम्हें? फैसल, ये चूंकि ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हें पता चल गया, मैं ऐसा ही हूँ यार। हाँ। होता ये है कि मेरे बारे में ना अहल लोगों को है तो प्रॉब्लम। अच्छा। जब आप सीधी बात करें, असल में झूठ को एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हो गया, सच को ना नहीं लोग गलत करते हैं। मुझे गुस्सा उतना ही आता होगा जितना तुम्हें आता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कुछ दायरे होते हैं जहाँ पर मैं शायद अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी के कुछ दायरे थे जिनमें लोगों ने या तो दाखिल होने की कोशिश की या वहाँ के डिस्टर्बेंसेस कोशिश की। वो पर्सनल मैटर्स हैं। बिल्कुल। उन पर्सनल मैटर्स को जब वो थोड़े से बाहर निकले ना, तो मुझे अब अपने आप को तो बचाना था किसी तरह। शमून को बहुत गुस्सा, शमून को बहुत गुस्सा। तुम्हारे घर पे मैं पत्थर मारूं, शीशा टूट जाए, तुम चाहते हो मैं बाहर जाके कहूँ क्या हुआ भाई? क्यों शीशा तोड़? अरे भाई शीशे तोड़ दिया यार, और अंदर आके भी तोड़ो। अंदर करके भी तोड़ो। ये है मसला। तो यार देखो, बात वही है कि गुस्सा जितना एक नॉर्मल इंसान को आना चाहिए उतना ही आता है। मुझे उस दिन हरीम ने कहा सेट पे मैंगो जेट के, कहती यार मैं आई तो मुझे पता चला कि आपने वो फजूल कपड़े पहन के आप आ गए थे शॉट में। मैंने कहा हाँ बॉस, यू आर द प्रोड्यूसर, 3 महीने से मुझे कहा जा रहा है हम कपड़े तैयार कर। तुम्हारा कॉल टाइम था सुबह 6 बजे का। हाँ ठीक है, एंड यू वाज रेडी अराउंड 6:30। यस। मेरा कॉल टाइम था 8 बजे का। जब मैं पहुंचा हूँ सेट के ऊपर, तुमने देख के गुस्सा आ गया? मैं देख के चीखे मार रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मुझे उसने कहा कि यार आपने पहन लिया। मैंने कहा भाई 3 महीने से अगर ये कपड़े तैयार हो रहे थे तो मैंने पहन लिए। हाँ। अब बोलिया देख के कह रहा है ये क्या है? मैंने कहा ये वो कपड़े जो आपने दिए। नहीं शमून भाई ये आपको अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं लग रहे भाई, यू आर द बॉस, यू आर द बॉस, यू वांट मी टू लुक लाइक अ कार्टून, आई लुक लाइक अ कार्टून। फिल्म का मेन विलन है फैसल। मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, सिनेमाटोग्राफर, एडिटर। मैं जब दूसरे के सेट पे जाता हूँ ना, मैं सिंपल एक नौकर होता हूँ, मैं नहीं बोलता है। नहीं बोलते। तुमने देखा? बिल्कुल नहीं बोलते। तुमने मेरे साथ 2-3 बल्कि मैं ये आपको बताऊं कि हम एक सीक्वेंस में थे, तो मैं जाके शमून को पकड़ के लाया कि मैंने कहा शमून प्लीज़ इसमें हेल्प आउट कर दे यार। तुम बैठे हुए थे, यार नहीं। मैंने कहा नहीं शमून प्लीज़ यार ये हेल्प आउट कर दे यार। मैंने कहा मैं असल में बड़ा उस वक्त ना वो चूँकि प्रेशर बहुत है, फिर वो तो हमारे शो का भी नाम रात को 42 सेंटीग्रेड था। हाँ, रात में 42 सेंटीग्रेड हीट वेव में काम कर। और मैं फिर गया शमून के पास, मैंने कहा यार तुझे अल्लाह का वास्ता है यार मुझे हेल्प कर दे, मैं इस वक्त पागल हो रहा हूँ। अब देखो, जब मैं दूसरे के काम में बोलता ही नहीं हूँ तो मुझे गुस्सा किस बात पे आता होगा? हाँ, मुझे तो नहीं आता। मैं आपसे अगर सिर्फ ये कहूँ कि यार फैसल भाई आपके टेबल पे ये चीज़ रखी है, गिरने वाली है, टूट जाएगी जिस वक्त, उस वक्त जब लॉस होगा तो आप या तो फिर आप मुझसे चिढ़ने लगते हो, यार ये बार बार बोले जा रहे थे तो भाई मैं तो मदद कर रहा था। मदद करने के लिए बोलता हूँ 4 बातें, फिर मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ। ये मुझसे चिढ़ने लगते हैं, यार या कि अपने डायरेक्शन झाड़ते हैं या
भाई कुछ नहीं, इट्स लाइक शादी में किसी की शादी हो रही होती है, 4 लोगों के अपने मशवरे होते हैं, यार ऐसे नहीं, डेकोरेशन ऐसे करवा लो, खाना वहाँ से नहीं वहाँ से करवा लो। तो जब आप एक फिल्म कर रहे होते हो उसमें मेरी कोई ना कोई तो इनपुट होगी ना यार। यकीन करो भाई, पिछले 8 साल में मेरा कैरियर तबाह कर दिया इन नाअहल डायरेक्टर्स ने। मैं नाम लेने को तैयार हूँ। इन लोगों ने ना एक बात सुनी मेरी, इनको लगता था मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने लिए कह रहा हूँ। बड़ी बड़ी फिल्में आई यार, मुझे बताओ, मैं करोड़ों रुपए की फिल्में मैंने की, मैंने 15-15 करोड़ तुमने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म छोड़ दी थी वार 2 के लिए। मैंने जामी के साथ किया, जामी को समझाया, जामी मेरे खिलाफ हो गए। मैंने और लोगों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने जितनों को समझाया उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गई, उसमें मैं भी था। मैं सिर्फ कह रहा था मेरी बात सुन लो, एक बात सुन लो यार शमून भाई, इट्स नॉट अबाउट यू, दिस फिल्म इज नॉट अबाउट यू, ओह इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। इफ इट्स अबाउट यू आई एम ट्राइंग टू हेल्प द सिनेमा। सिनेमा में फिल्म का हिट होना जरूरी है बॉस। मैं तो हीरो नहीं हूँ, मैं तो विलन हूँ। तुम्हारा हीरो हिट होगा, मैं भी हिट होऊंगा, तुम भी हिट होगे, वो भी हिट होगा, पैसा आएगा। ये ना चिढ़ जाते हैं इस बात से। अब इसको कहते हैं लोग गुस्सा। इट्स नॉट गुस्सा, इट्स नाराजगी। क्यों यार, मैं सिर्फ अपने जेबें भरने की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडस्ट्री को साथ लेकर चले। बिल्कुल। और फिर लॉबीज बन गई, उन्होंने बोला हम अपनी करते रहेंगे, हम अपनी करते रहेंगे। मैंने कहा मुझे माफ़ करें, मैं एक बहुत बुरा इंसान हो सकता हूँ, मैं बहुत एक इंटरफेरेंस करने वाला आदमी, अगर आपको लगता हूँ मैं साइड में हो जाता हूँ। आई डोंट, और मैं क्या करूँ अपनी इज्जत बचाने के लिए, साइड में हो गया। वेरी ट्रू। एंड आई डोंट वांट टू, लोगों को जिसको मैं बुरा लगता हूँ मैं बेहतर समझता हूँ मुझे बुरा ही समझें, बिकॉज मैं उनके करीब नहीं जाना चाहता, वो मेरे करीब ना आए। वो नाअहल लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम किया, उन्होंने बाकायदा लोगों के रिस्क तबाह कर दिए। आज कहाँ हैं वो लोग? शमून अब्बासी को आज भी कहीं ना कहीं अल्लाह मियां ने इसलिए खड़ा किया हुआ है कि मैं दयानतदार आदमी हूँ भाई, ना पैसे खाता हूँ किसी के, ना किसी के साथ गलत बात करता हूँ, ना मेरा कोई काम फंसा हुआ है, ना मैंने लोगों से पैसे लेके खाए और दबा दिए और गायब हो गया। नहीं, मैं आई एम एन ओपन बुक। व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट मी? बताएं तो सही। शमून बुरा आदमी, भाई कैसे बुरा आदमी, बताओ तो सही, किस चीज़ में बुरा आदमी? तो फिर चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ यार बात तो सही है तो कुछ नहीं इसके खिलाफ। बताओ ना किस चीज़ में। लेकिन यार बस वो एक परसेप्शन की जो हमारे वहाँ गेम कर दी जाती है ना, लेकिन ऑब्वियसली इंसान के अंदर भी चेंजेस आती हैं। बिल्कुल आती हैं। देखो आज भी मेरे सामने वो चीज़ें आएंगी ना फैसल, जो चीज़ें मुझे उलझाती हैं, मेरा आज भी वही रिएक्शन है। मैं क्या मैंने अपने आप को खुद दूर कर लिया, क्योंकि मैंने सीखा, हर बंदा सीखता है ना, जवानी में आप हर एक के साथ होते हैं, यू हैव 200 पीपल अराउंड यू, देन धीरे धीरे द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा यार शो बिजनेस में दोस्त कोई नहीं है, ये सब अपने अपने कामों के हैं। तो पहले 5 जाते हैं, फिर 10 जाते हैं, फिर 50 जाते हैं, फिर पता चलता है आखिर में रह गए 4 लोग जिनके साथ सिंसियरली कुछ ना मैसेज करके कह सकते। तो 4 लोगों में चेंज कोई नहीं आया मेरे अंदर, मैंने लोगों को हटा दिया। बस मैंने उन प्रोडक्शन हाउसेज में कदम रखना बंद कर दिया जहाँ पे मुझे लगता है दे डू नॉट रिस्पेक्ट माई स्किल्स, दे डोंट माई लेबर, मेरा जो पैसा है जो मैं कमाता हूँ। अच्छा, मैं जब चीखूंगा, जब मैं अपना पैसा मांगने का राइट रखता हूँ, तो एक 5,000 रुपये वाला बंदा भी राइट रखता है यार। जब मैं आवाज़ उठाऊंगा तो उसको भी हिम्मत आएगी कि भाई मेरा पैसा भी निकलवा दो। और कितने फैसल मेरे पास लोग आके हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पास आके जोड़ते हैं, भाई हमारा पैसा निकलवा दो। तो बस ये, अगर इसको ये लोग कहते हैं कि गलत है तो फिर ठीक है, फिर इस गलत को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, आजकल इंडस्ट्री में एक बड़ी डिस्कशन जो है वो हो रही है, ये मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी उस प्रोग्राम से बड़ा कनेक्ट रहा हूँ, मैंने 13-14 एपिसोड किए हैं उसके। लेकिन इंडस्ट्री में अभी लोग बहुत ज़्यादा ना उसकी वजह से ख़ाइफ भी होते जा रहे हैं कि नए आने वालों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ड्रामों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक्टर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम बड़ा पसंद कर रहे हैं, ये लोग बैठ के बुराइयां कर रहे हैं, या चैनल जो है वो कह रहा है कि मतलब इतने मिलियन व्यूज़ हो गए या इतनी रेटिंग है और ये लोग उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मतलब आई वाज आल्सो सिटिंग देयर, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, मैं टेक्निकल साइड पे डिस्कस करता था। मैं किसी एक्टर कि मैं उस पर जब एक्टर की बारी आती थी मैं बड़े नंबर देता था, तो मुझे बड़ी डांट भी पड़ती थी कि यार आप इतने बाइस्ड क्यों हो जाते हैं। मैंने कहा अगर कोई नया होगा तो मैं तो उसको शायद 4-5 नंबर ज़्यादा ही दूंगा, क्योंकि नयों को तो हेड स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट तुम भी उसका पार्ट हो, तुम भी कुछ शोज़ करते हो, और आई हैव सीन यू
कि तुम भी टेक्निकल साइड पे ज़्यादा डिस्कस करते हो, यू डोंट टॉक अबाउट टू मच इनटू एक्टिंग, लेकिन उसमें कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि एक्टर को चाहिए था वो ये ना करता। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टर ये चाहे और वो ना हो? मतलब मैं तो नहीं कहता कुछ, आप भी नहीं कहते, तो ये जो बात हो रही है इस पे क्या तुम कहोगे कि क्या इस पे बात होनी चाहिए? फैसल, मुझे लगता है एक तो लोगों को ना इस शो को एक वैसे लेना चाहिए कि इट्स जस्ट प्रोग्रेसिव क्रिटिसिज्म का एक प्रोग्राम है। ठीक है। ठीक है ना। जितनी तारीफ़ें उस शो में होती हैं वो मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों ने ये कह रहे हो। हाँ, मैं जब पोस्ट देखता हूँ तो लोग, मैं देखता हूँ नादिया के नीचे कह रहे होते हैं कि यार यस शी इज़ राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री 100%। वो भी तो एक सेगमेंट है ना। बिल्कुल है। अतीका जी कुछ कहती हैं, मरीना जी कुछ कहती हैं, तो लोग तारीफ़ें भी कर रहे हैं। अब अगर आप एज एन ऑडियंस किसी चीज़ को देख रहे हो तो आप किसी और तरह देख रहे हो। हमें बुलाया जाता है टेक्निकल्स में हम डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। यानी अगर मैं कैमरे के पीछे बैठा हूँ और मेरे सामने एक एक्टर ये कर देता तो वो उसका रिजल्ट कुछ और अच्छा आ जाता। इतनी सी बात है। मुझे लगता है लोगों ने इसको बहुत सीरियस ले लिया है। इतना सीरियस लेने वाला प्रोग्राम वो नहीं है। इट इज़ और ये बात भी नहीं है कि जी अगर मिलियंस उसके व्यूज़ आ रहे हैं तो हम उसके खिलाफ हो गए। नॉट एट ऑल। आप देखिएगा कि जितने भी हम रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, हम 4-5 लोग जो भी हमारा ग्रुप बनता है, जब भी इवेंचुअली एंड में आके शो के वही रेटिंग्स, यूट्यूब की वोटिंग, ट्विटर की वोटिंग, इंस्टा की वोटिंग और फेसबुक की बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेटिंग्स आती हैं। बिल्कुल। हमें तो पता भी नहीं होता, हमें मुकर्रम नहीं बताता कि रिजल्ट्स क्या हैं। हम जो नंबर्स दे रहे होते हैं और जो हम वोटिंग्स के परसेंटेज आखिर में निकलती है। असल में मसला ये है ना शमून, ज़्यादा जो एक आपने किसी के बारे में कोई एक नेगेटिव बात की वो ज़्यादा वायरल होगी, आपने किसी की तारीफ़ की वो बात ही नहीं होती। वो पता ही नहीं चला कहाँ गया। इट्स लाइक कि आप सारी ज़िंदगी अच्छे काम करते रहें, हाँ और आपसे एक भंड हुआ है, हाँ, बस वो बहुत है आपकी सारी ज़िंदगी के ऊपर। बात ये सर कि देखें, ये तो ट्रेंड बन चुका है ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी का जो एक आंसर है वो तो हमेशा जीतता है। तो अब मैंने भी इस बात पे ध्यान देना बंद कर दिया कि व्हाट गोज नेगेटिव, व्हाट गोज पॉजिटिव। हम अपनी पॉजिटिव बातें करते रहते हैं। यू वांट टू पिक द नेगेटिव वंस, गो अहेड, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स एवरीवेयर। आई कांट व्हाट डू यू से अबाउट अवार्ड शोज? जो जनरल बड़े वाले अवार्ड शोज होते हैं यार, मुझे लगता है कि इट्स एक दफ़ा मैंने और शमून ने भी होस्ट किया था एक अवार्ड शो और मेरा माइक खुला रह गया था। मुझे लगता है कि अवार्ड शोज अब ना नेशनल लेवल के ज़्यादा होने चाहिए, हाँ, नॉट जस्ट चैनल लेवल्स। चैनल में होता ही है कि चैनल में हम अपने ही चैनल्स के, और जो ब्रुटैलिटी मुझे नज़र आती है इस सारे प्रोसेस में वो ये है कि फैसल, हम जब तक पैसे नहीं देते ना खबर नहीं बनती। बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात को लेके। ये नया ट्रेंड आया ना, नया ट्रेंड आया, पैसे दोगे तो खबर होगी, वरना नहीं होगी। तो भैया पहले खबर हुआ करती थी और एक न्यूज़ की तरह फैलती थी और उसको मज़ीद पुश करने के लिए पैसे दिए जाते थे। लेकिन आज फलाने ने छींक मार दी, उसकी खबर लग गई, फलाने का यूं हो गया, उसकी खबर लग गई। लेकिन बड़ी कोई चीज़ आपने कर दी कोई बड़ा लेवल पे, तो वो नहीं, आपने पैसे नहीं दिए तो वो विल नॉट फॉरवर्ड इट। तो आई थिंक नेशनल लेवल के अवार्ड ज़्यादा होने चाहिए और अनबायस्ड। अच्छा, डू यू अग्री दिस पब्लिक वोटिंग अवार्ड? आई मीन मुझे तो लगता है हॉलीवुड वाले पागल हैं कि वो इतने मतलब वो करते ही नहीं है ये। वो तो ये पब्लिक वोटिंग वाले अवार्ड ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं इंडस्ट्री कैसे चलनी है। हाँ, वो पागल हैं। वो रॉबर्ट डे नीरो को दे रहे हैं, डैनियल डे लुइस को दे रहे हैं, अल पचिनो को दे रहे हैं, लियोनार्डो को 25-30 साल के बाद अवार्ड दे रहे हैं। हाँ। तो वो तो पब्लिक वोटिंग करते ही नहीं। ऐसे फारिग है उनकी इंडस्ट्री। हाँ हाँ, हमारी तो सही है। हाँ, हमारी देखो ना यार, कहाँ पहुँच गई। हाँ यार बस मुझे लगता है हर जगह का ना एक अपना ऑडियंस का अपने एक स्टेटिस्टिक्स होते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ के स्टेटिस्टिक्स कुछ और हैं, उधर के कुछ और हैं, वो किसी और लेवल पर देख रहे हैं दादा। हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पर चीज़ों को देखा जा रहा होता है कि फैसल कुरैशी किसी के घर में क्या पोजीशन रखता है, क्योंकि आप उनके घरों में आ रहे हो ना। बिल्कुल। तो वो क्या फिलिएशन आपके साथ और रिलेशन एक बना के रखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ लोगों का रिलेशन चूंकि नहीं बनता, किसकी फॉलोइंग ज़्यादा है, किसकी कम है,
कि मैंने विलन रोल्स इतने किए फैसल के लोग ख़वातीन ख़ास तौर पे वो घबराती हैं, भाई ये तो बहुत बुरा लग रहा है भाई इसका हटा भाई बहुत बुरा लग रहा है। तो वो मैं ना आई एम नॉट अ फेवरेट, समझ लो ना, मैं फेवरेट हूँ मर्दों का ज़्यादा कि यार ऐसा विलन होना चाहिए था। ख़वातीन थोड़ी सी मुझसे घबराती हैं, डरती हैं। मार्केट में मिल जाए ना थोड़ा सा 2-3 फुट होकर दूर खड़ी होती है, छुरा ना निकाल ले, पेट में ना मार दे। तो भाभी तो खुश होंगी ना। बहुत अच्छा, वो मेरे विलन होने पे बड़ा खुश हैं, कहती यार तुम्हारे ऐसा विलन बंदा होना चाहिए। तो लेकिन हाँ सही कह रहे हो तुम। तो वो ये होता है कि आप एक हाउस होल्ड बन जाते हो। अब मिसाल के तौर पे यू और लाइक मैनी अदर एक्टर्स जो कि रोमांटिक और फैमिली ड्रामास करते रहे हैं और दिल के करीब लोगों के फैमिलीज के जो ड्रामे करते रहे। पिछले साल में तो मैंने सिर्फ विलन ही किए हैं यार। बट यू नो अल्हम्दुलिल्लाह फैसल, आपका जो कैरियर चला आ रहा है उसमें वो लोग वो भी देखते हुए आ रहे हैं ना। मेरा कैरियर शुरू से ही नहीं, लेकिन अखाड़ा में यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आई मीन मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक तो तुम दोनों की केमिस्ट्री, फिर यू गेन्ड वेट, जिस तरह ने अंजुम ने उसको शूट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो बल्कि फिरोज़ मिला नहीं है इत्तेफाक से बड़े दिन से, मैं तो पप्पी करनी है उसे। क्या फाइट की है उसने यार, क्या फाइट की है, क्या लेवल था। लोग मुझे कह रहे हैं बड़ा पतला हो गया है फलाना होगा। बे मैंने कहा भाई वो किक बॉक्सिंग कर रहा है, लुक एट हिम। यस, वो उस कैरेक्टर के लिए तो ही वाज 100% देयर। एब्सोल्युटली। पर क्या यार मजा आया मुझे देख के। बख्तावर में मैंने पुलिस वाले का किया जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत अच्छा कैरेक्टर यार, बड़े अच्छे आपने जुमले बोले और वुमेन एम्पावरमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट कि मुझे डायरेक्टर्स कहाँ कास्ट करते हैं। लोग समझते हैं बस मैं विलन ही हूँ, मुझे अच्छे रोल्स में कास्ट करो भाई, मैं अच्छा कर लूँगा। ख़वातीन मुझे पसंद करती हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर से हमने करवाया तो हमने भी विलन ही करवा दिया। मैंगो में खतरनाक विलन, बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। फैसल का मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना मैंगो जेट का। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा कोई टेरिबल चीज़ थी और बड़ी ख़राब हो सकती थी वो। और वो ये हुआ कि जनाब एक एक्शन सीन था जिसमें मैंने इनको पकड़ के टेबल पे मारना है और हम सब रेडी थे और उस टेबल पे कुछ नहीं था, बस अ फोम टेबल। और वो फोम टेबल जो था वो लगना था और टूट जाना था। अब किसी एक्शन के बंदे ने अपनी तरफ से चालाकी या समझदारी दिखाई, उसने कहा मैं कुछ बुरादा डाल देता हूँ। 1000 फ्रेम है ना, कैमरा ये रखा हुआ है 1000। तो वो जब हम स्लो मोशन मारेंगे तो वो पार्टिकल्स उड़ेंगे और ये होगा। अब ये बात ना फैसल को बताई ना मुझे बताई, मैंने तो पकड़ के धबाम मार दिया इनके। अब इनकी आंखें खुली हुई माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो सारा लकड़ी का बुरादा इनके आंखों में और ये अंधे हुए। अबे भाई ये क्या हो गया। 1.5 घंटा हमारी शूटिंग रुकी। यहाँ तो बहुत सारी बीप्स लगेगी। बीप्स लगेगी, बहुत बीप्स गई। और मैं सबको कह रहा हूँ किसने की है हरकत, किसने की है। कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा। मैंने कहा आके सॉरी तो कह दो यार, बंदे को उसकी आंखों के अंदर लकड़ी चली गई है। और ऐसा लगे किसी ने लाल मिर्ची आंखों में डाल दी यार। और क्या सो पेनफुल, बहुत पेनफुल था वो, सही बहुत पेनफुल था मेरे लिए। बचाया उस दिन। और वो मसला ये था कि हमें वो पूरा सीक्वेंस खत्म करना था। हालांकि हरीम केम अप टू मी, अबू अलैया केम अप टू मी एंड दे सेड कि इफ यू वांट टू आप पैकअप करवा दें। हम पैकअप कर देते हैं। मैंने कहा नहीं पैकअप नहीं करना, आई हैव टू फिनिश दिस। यस हम सुबह फजर तक फिर हम करते रहे काम। यस तो कभी कभी ये भी हो जाता है हमारे साथ, तेजियों में हम लगे जाते हैं। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं जी। आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ। बहुत सारी भाई की बातें जो होती हैं वो आती हैं। देयर इज़ अ पर्सनल वेंडेटा बिहाइंड बैनिंग दुर्ज शमून अब्बासी। Recently, this film Durj managed worldwide recognition, releasing in 2025. What is the personal vendetta against Durj? There was a group of people. जब दुर्ज का पहला ट्रेलर आया तो मुझसे सबसे पहले नदीम मांडवी वाला साहब ने कहा कि तुम मुझे भेजो और मुझे इसकी DCP बना के भेजो, मैं एट्रियम में लगाऊंगा। ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी फैसल कि नदीम मांडवी वाला नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पाकिस्तान खुद मुझे कह रहे हैं ये बात। एंड आई रिस्पेक्ट नदीम भाई एज अ बिग ब्रदर। एंड विदाउट एनीथिंग ना 2 जुमले बोल के बस फ़ोन रख दिया, कहता DCP भेजो, मैं लगा रहा हूँ। ओ मैं कही यार अच्छा, ये डिड नॉट इवन आस्क मी कि यार मुझे दोगे नहीं दोगे। मेरा प्लान था, मेरी असल में नेटफ्लिक्स से बात हुई थी। नेटफ्लिक्स ने कहा था अगर आप हमें दे देते हो तो इन डेट्स में हमें दे देते हो तो हम इसको ले लेंगे। मेरी फिल्म मुश्किल इतनी थी, उसमें गेटअप्स का मसला इतना था कि वो मेरे सामने वो डेटें चली गई और नेटफ्लिक्स ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा हमारा अगला क्वार्टर शुरू हो गया है, वी वर अबाउट टू पिक योर फिल्म बट यूर टू लेट।
मेरा दिल भी टूटा। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको इंटरनेशनली पहले रिलीज़ करूंगा, फेस्टिवल्स में थोड़ा इधर उधर डालूंगा जो प्रोसेस होता है, एंड देन व्हेन इट विल क्रिएट सम थोड़ा सा इसका स्पीड बनेगी, लोग कहेंगे कि क्या है, तो मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूंगा। कि मुझे पता था फैसल, पाकिस्तान में कैनिबलिज्म पे फिल्म नहीं कोई देखेगा। कैनिबलिज्म पे नहीं कौन देखेगा यार? नहीं, लेकिन क्यों नहीं देखेंगे यार? मुझे ये था कि थोड़ी सी पब्लिसिटी तो हो ना। हाँ, तो मैंने डेनमार्क, यूके, कनाडा, अमेरिका, 6 जगहों पे मैंने सारी बात कर ली। नाउ कम्स दिस ग्रुप, छोटा ग्रुप था। मुझे एक बंदा अपने हमारी इंडस्ट्री का मुझे मैसेज करता है, यार तुम आओ, वो हम तुम्हें गल्फ देना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं मिना कब सारा तुम्हारा, हम दुबई उबई ये वो सब। मैं ओके यार, मुझे ये सेक्टर भी मिल गया। मैंने 1-1.5 करोड़ रुपए में फिल्म बनाई थी। मेरे लिए कोई भी पैसा आ रहा था ना, वो मुझे पता था मेरे प्रॉफिट में जाना है। अब मैं चला गया, उन्होंने मुझसे फिल्म ली और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गल्फ के लिए। अब क्या हुआ, बाय द टाइम ये इंटरनेशनल रिलीज पे मैं आया, सब कुछ हुआ, और इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में ट्रैक्शन पकड़ ली है दुर्ज ने। अब पाकिस्तान में अपकमिंग ब्लॉकबस्टर के लिस्ट में जोकर, मेलिफिसेंट के बीच में दुर्ज का पोस्टर। पहली दफ़ा मैंने देखा था कि अपकमिंग ब्लॉकबस्टर के नाम पर कोई फिल्म पाकिस्तानी आ रही हो। क्यों? क्योंकि मुझे नदीम भाई ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई हमारे ही पेज पे सिर्फ अगर तुम देख लो ना, तो मुझे 3 से 4 करोड़ रुपए तो यहीं नज़र आ रहे हैं, जो लोग जिस तरह एक दूसरे को टैग कर रहे हैं। अब मेरा दिल ना तेज़ तेज़ चले। मैं कहा यार कुछ कर गए हम लोग। और खलीज टाइम्स, अरब न्यूज़, फलाना दिमाग, गल्फ न्यूज़ में खबरें आ रही हैं कि द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसी फिल्म और ये गेटअप और ये। मैं तो फर्नीचर बेच चुका था, मैं गाड़ियाँ बेच चुका था, मैं कीबोर्ड बचाता था, वो बेच दिया था। 20-20 हज़ार रुपए की चीज़ें बेची मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए। तो मेरी आप समझ सकते हो क्या कंडीशन होगी। नाउ द टाइम जब फिल्म करीब होने लगी तो इन्होंने मुझे कहा पाकिस्तान की रिलीज हमें दें, ये गल्फ वालों ने। मैंने कहा बॉस वो तो हमारी डील ही नहीं हुई। आप जो गल्फ में कर रहे थे 2 महीने हो गए, मैंने आज तक एक पोस्टर नहीं देखा। मुझे डेनमार्क से पोस्टर आ गए हैं लगे हुए, मुझे यहाँ से आ गए, अमेरिका से आ गए, आपका कोई आज तक मैंने चीज़ नहीं देखी। नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। इतने में मुझे फ़ोन आया राशिद ख्वाजा साहब का। राशिद ख्वाजा साहब ने बोला जी हमें आप एक काम ये करें कि आप जाके बात करें अमजद रशीद साहब से, वो आपकी फिल्म में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट डे मी एंड शेरी वेंट देयर। उन्होंने उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वेरी नेक्स्ट 48 आवर्स में फैसल पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बिलबोर्ड्स लगा दिए दुर्ज के। मैंने जाके इनको दिखाया, मैंने कहा देखो भाई एक तरीका ये भी होता है ना, आप मुझसे 1.5 महीने से तो गल्फ की बातें कर रहे हो, एक पोस्टर नहीं आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो आप? ये चिढ़ गए। इन्होंने मुझे कहा हम आपकी फिल्म बैन करवा देंगे। मैं समझा ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे करवाएंगे भाई? कहते हम चाहें तो मौला जट बैन करा दें। मैंने कहा क्यों करवाएंगे आप फिल्म? तो उन्होंने जो मुझे बातें बताई वो मैं इस वक्त नहीं बता सकता आपको, ऑफ स्क्रीन ज़रूर बताऊंगा कि हम कैसे करवा सकते हैं। आई टुक इट एज अ जोक। अच्छा। मैं कहा यार क्यों? इन्होंने आगे से मुझे दिखाया एक सर्टिफिकेट, कहता है देखो ये दुर्ज का पाकिस्तानी जो सेंसर वर्जन है ट्रेलर का, वो तो हमारे पास है। मैंने कहा तो आपने क्यों करवाया? पाकिस्तान में तो आपने रिलीज़ ही नहीं करनी थी। तो ये साइड हमारे पास है, अब आपको एनओसी चाहिए टू गिव इट टू एनीवन। दे स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी। आई सेड यार व्हाई आर यू फाइटिंग विद मी नाउ? हाँ, मेरी फिल्म लगा दें, मुझे पैसे दे, जो बनाने हैं बनाने दें, आप भी कमा लें, आपका भी एक परसेंटेज रखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं अब तो ये ज़िद हो गई है, अब तो हम आपको फिल्म की एनओसी नहीं देंगे। मैंने अमजद रशीद को बोला, उन्होंने बोला मुझे तो आप लगा दिए, मैंने भाई मुझे एनओसी चाहिए। अब मेरी इनसे तू मैं मेरी एनओसी। इवेंचुअली ही गिव मी दी एनओसी एंड ही सेड कि मैं गल्फ वाली डील आपकी जो है ना वो कैंसिल कर रहा हूँ। सेड ओके भाई कर दो। अब फिल्म आती है रिलीज़ वाले हफ्ते में, पहले कराची आती है, सेंसर बोर्ड सिंध क्लियर। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। 2 दिन के बाद जना लाहौर से मैसेज आता है भाई फुल क्लियर। मैंने कहा यार ज़बरदस्त, और क्या रह गया? उन्होंने कहा फेडरल रह गया। मैंने कहा 2 सेक्टर्स में हो गई, वहाँ भी हो जाएगी। 5 दिन रह गए हैं फिल्म को, DCPs बन रही हैं, KDMs लग रहे हैं। एकदम आता है आपकी फिल्म बैन हो गई है। मैंने कहा बैन और सेंसर? कहते हैं बैन। मैंने कहा? कहते हैं फेडरल में। मैंने कहा फेडरल में कितने वो हैं सिनेमाज? उन्होंने कहा जी सेंटोरस है, ये है, वो है। मैंने कहा नहीं लगाएंगे वहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं, जब फेडरल में बैन हो जाती है तो फिर पूरे पाकिस्तान में बैन हो पूरे। हाँ सर, मेरे कंप्यूटर चल रहे हैं और मेरी टीम को नहीं पता ये बात। मैं बाथरूम में जाके पहले सर पकड़ के खड़ा हो गया। मैं 20 मिनट तक सर पकड़ के, मैंने कहा 1 मिनट, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गया। मैंने कहा व्हाट? फिर मैंने इधर उधर फ़ोन किया। नाउ दिस गाय, इट्स अ सैटरडे नाइट,
this bastard, sorry, calls me drunk and he says, हाँ सुना है तुम्हारी फिल्म बैन हो गई है. मैंने, how do you know that? अरे यार वो छोड़ ना, बोला था ना बैन कर दूंगा, अब बता कैसे खुलवानी है, चल मेरे साथ मंडे को इस्लामाबाद चलते हैं. मैं कहा यार भाई ये मत करो मेरे साथ बॉस, आप बड़े लोग हैं, मेरे साथ ये ना करें, मेरी फिल्म को चलने दें, मैं छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ, मेरी बन जाएगी, मेरे 2-4 ख्वाब हैं, माँ को घर बना के देना है, ये करना है वो करना है. नहीं, पर्सनल मैं आज बोल सकता हूँ 5 साल बाद, क्योंकि जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी ना दादा, अगर मैं उस वक्त बोलता तो मुझे उठा लिया जाता. सीधी बात बता रहा हूँ, आज मैं बोल सकता हूँ. और वो मेरे साथ इन्होंने ये इतना बड़ा गेम किया, फिल्म फिर बैन हुई, फिर लेकिन आपका भाई पीछे नहीं छोड़. मैंने फिर दानियाल गिलानी के साथ मेरी मीटिंग हुई, मैंने फिर सोशल मीडिया इन लोगों को, फिर ज़ाहिर ट्रायल हुआ इनको, क्योंकि हर आदमी ने फिर पूरी सोशल, तुमने भी स्टेटमेंट्स दी, सब ने स्टेटमेंट, क्यों बैन की भाई. फिर मैंने कहा अगर बैन है तो वो जो 2 पीछे के सेक्टर्स थे, पीछे सेंसर बोर्ड है ना, उन्होंने कैसे होने दिए. एक ही मुल्क है ना यार, वो बांग्लादेश तो नहीं है, श्रीलंका में तो नहीं थी फिर. तो वो सर्टिफिकेट्स दें मुझे, इन्होंने सर्टिफिकेट्स देने से डर गए ये लोग. फिर उनकी जब मीडिया ट्रायल हुआ तो फिर इन्होंने डर के वो सर्टिफिकेट, फिर उमर खिताब आए, और उमर खिताब ने आके स्टेटमेंट दी कि हमारी तरफ से फिल्म में कोई एतराज़ वाली चीज़ नहीं है, ना ये कोई वल्गर फिल्म है, ना ये. सर अल्लाह के नाम से शुरू होती है, अल्लाह के नाम पे ख़त्म होती है. दुर्ज कभी बैठ के देखें आप, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू होती है और अल्लाह के ज़िक्र पे ख़त्म होती है. ये फिल्म आप बैन कर रहे हो, बाकी जो आप नाच गाने वाली फिल्मों को धड़ाधड़ लगाए हुए हो, तो चलने नहीं देनी थी. वो क्या हुआ, डेटें चेंज हुई, ये हुआ वो हुआ, बेड़ा गर्क हो गया. मैंने भी बोला जाने दो, लेकिन मेरा दिल तोड़ा इस मुल्क ने, इस सिस्टम ने मेरा दिल तोड़ा. और आज मुझे लोग कहते हैं यार सिनेमा के लिए आप बनाओ फिल्म दोबारा आई. मैं कहता हूँ नहीं, सिनेमा के लिए नहीं बनाऊंगा नहीं, एक्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा. आज मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं AI पे, इस पे, उस पे, सो आई एम फोकसिंग ऑन माई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और डिजिटल में मुझे कोई रोक टोक नहीं हो सकती. क्या कहानी है यार, मैं तो हिल गया. दिस इज लाइक 25%. पूरी सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या क्या था, खुदा की कसम. बहुत डीप स्टोरी है, बहुत डीप स्टोरी है. उस वक्त नहीं बोल सकता था तो मुझे चुप रहना पड़ा, बट तो पर्सनल वेंडेटा. लेकिन अब 2025 में रिलीज है दुर्ज सेकंड पार्ट इंशाल्लाह रिलीज है, लेकिन उसका ये है कि वो मैं सिनेमा में नहीं लगाऊंगा. आई डोंट वांट टू बी असेस्ड बाय दीज पीपल कि जी मेरी फिल्म कैसी है. मुझे पता है मैं कैसी फिल्में बनाता हूँ, मैं कैसा डायरेक्टर हूँ. मैं डिजिटली नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ से मेरी फिल्म को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है यूट्यूब पर. लव हार्ट्स, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, लव फ्रॉम नेपाल, हमने फिल्म देखी, अमेजिंग. ये इंडिया के लोग भरे में हैं. लेकिन यहाँ कोई मोहम्मद कलीम आता है, यार ये क्या फजूल फिल्म बना दी तुमने, उसको नाच गाना देखना है, उसको समझ रहे हो ना, तफरियाँ देखनी है, उसको टिकटॉक देखने. इंडियन जो है ना वो तारीफ़ कर रहा है, श्रीलंकन तारीफ़ कर रहा है, पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है. पाकिस्तानियों ने भी बहुत पसंद की, बट 60% मैंने देखा कि नहीं यार बस हमारे मतलब की फिल्म नहीं है. भाई तुम्हारा मतलब है क्या? तुम जाओ जाके फिर वही फिल्में देखो जो तुम देखा करते थे. ये फिल्म, हर फिल्म तुम्हारे मतलब की नहीं हो सकती बॉस. कुछ नीश है, शुरू के 5 मिनट में पता लग जाता है ये मेरे मतलब की है, ये मेरे मतलब की नहीं है, बंद कर दो. यस. तो मेरे हिसाब से कुछ लोग बोलने वाले भी होते हैं शमून, जिनका काम सिर्फ बोलना होता. तो डिजिटल पे तो इसलिए मुझे फिक्र नहीं होती फैसल कि आप जो भी कमेंट कर रहे हो उसका मतलब है आपने पूरी फिल्म देख ली है, आपने व्यू दे दिया है, थैंक यू वेरी मच. आपके पैसे आ गए भाई, आपके पैसे आ गए भैया, अब कुछ भी कहते रहो. एक आखिरी सवाल, बहरिया में रह रहे हो, आहो, आने जाने में कितना प्रॉब्लम होता है या आना जाना कम होता है? आना जाना एक तो कम कर दिया है, क्योंकि अब वो वाला चक्कर ख़त्म हो गया ना कि रोज़ की सीरियल्स और ये वो. एक तो कास्ट करते ही नहीं मेरे को. ठीक है ना, तो मैं इस तरफ तो ज़रा वही हो गया हूँ ईजी. और 6 साल हो गए हैं मुझे, और मैं सेटल हो गया हूँ. मुझे ना लाइफ ज़्यादा जीनी है यार, मुझे शो बिज़नेस में कम रहना है, ज़िंदगी को ज़्यादा जीना चाहता हूँ. मैं हरियाली से बड़ा प्यार करता हूँ. आई एम ए गार्डनर. मैंने जो सारी ठरक होती है ना, वो जाके मैंने वहाँ पूरी की. मैंने सब्जियाँ लगाना शुरू की, मैंने ज़मीन अपने हाथ से खोदी, मैंने दरख्त लगाए, समझ ना, सब्जियाँ लगाता हूँ. मेरे बच्चे मेरे साथ लग जाते हैं, और पानी देना, ये करना. मुझे लगता है मेरे माई डॉग्स आर वेरी हैप्पी ओवर देयर. तो मुझे लगता है कि लाइफ भी तो जीनी है यार, सारा बस शो बिज़नेस में तो नहीं रहना है. वाह वाह वाह. तो अच्छी लाइफ है बहरिया की, सिक्योर है, मेरे बच्चे सिक्योर हैं, मेरा घर सिक्योर है.
बिजली पानी गैस बेसिक मसले जो हैं है महंगा ठीक है, बट अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो पे फॉर देम यार थोड़ा सा। और ये जो आना जाना है घंटा लगता है, तो घंटा तो वैसे भी आपका शहर में ही लग जाता है। और इंशाल्लाह भी ये रोड अगर बन गया, यस फिर तो 15-20-25 मिनट से ज़्यादा का गेम नहीं है। हाँ तो आई थिंक इतना कभी मुझे उलझन नहीं हुई कि यार अबे यार, हाँ रात में कभी पैकअप 3 बजे, रात बजे 4 बजे होता है, उस वक्त होता है कि यार नींद आ रही है, तो हाईवे पे हैवी ट्रैफिक होता है, उस वक्त आपको ये होता है कि यार कोई होता साथ बातचीत करने वाला, एसी मुंह पे लग रहा होता है यार, तो वो मैं फिर स्पीड स्लो कर लेता हूँ, 40-50 की स्पीड पे जा रहा होता हूँ। उसके अलावा मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं हुआ। ना, शमून आखिर में क्या कहना चाहोगे? लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई मैसेज जो दिल करे। यार बस मैं एक तो मैंगो जट जरूर देखिएगा, ये तो बात तय है। हाँ दूसरा बता दे। मैंगो जेट देखिएगा, और दूसरा ये कि बस मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में अपने घर, अपने घर वाले, अपने जो प्यारे हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज़ करें, जो करीब लोग हैं। सियासत हो गई, मज़हब हो गया, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। अपनी ज़िंदगियों को इन चीज़ों में ज़ाया मत करें, और जो अंदरूनी इनकलाब है ना, वो आपके अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। अपने आप को इनकलाबी बनाए। सॉरी, देखा आपने क्या इनकलाब दोबारा से बोल। नहीं नहीं, बोलो बोलो। तो बात ये कि अब इनकलाब अपने अंदर से आता है भाई, और जो चेंजेस लाना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात एक आखिरी में कहूँगा, बुरा कहना बंद कर दें अपने मुल्क के बारे में, अपने बारे में, अपनी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसको समझें। यूनिवर्स सिर्फ यस समझता है, अल्लाह ताला सिर्फ यस कहता है आपकी हर बात पे। जितना बुरा कहोगे उस पर वो यस कहेगा, जितना अच्छा कहोगे उस पर भी वो यस कहेगा। यार क्या अच्छी बात है यार। तो यस सुन रहा है अल्लाह ताला, नो नहीं पता उसे। तो यस की बातें किया करें, अपने अंदर भी यस लेकर आएँ, यस ये हो सकता है, यस ये होगा, ये इंशाल्लाह करूँगा। इस पर यकीन रखें और अल्लाह पे यकीन रखें, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुश रहो। और शमून की जो सीरीज़ आ रही हैं एआई की, वो आप लोगों ने देखनी है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं, एंड आई थिंक ये एक पायनियर होंगे इस चीज़ के, और ट्रेंड सेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो 100% सपोर्ट है, आप लोगों ने भी सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच शमून, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आता है जब भी हम दोनों की बातें होती हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं की हैं, इंशाल्लाह आगे ज़रूर करेंगे। पर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करें अपने लोगों को जितना सपोर्ट करते हैं। और शमून ने क्या अच्छी एक बात की है, नेवर हर्ड इट, मैंने पहले नहीं सुना था ये यस वाली बात। ये बहुत खूबसूरत बात है, क्या बात है। इसी नोट के साथ यार इजाज़त दें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कोशिश करें आपसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।